चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट 1 करने वाले हैं। देखिए, मॉक टेस्ट जो पहला है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो है, सबसे जो पहला प्रश्न है इसको देखेंगे। स्थल मंडल कितना मोटा है, ये पूछा जा रहा है कि जो स्थल मंडल होता है, लिथोस्फेयर होता है, वो कितना मोटा होता है। तो देखिए, आप लोगों ने ईवीएस में पढ़ा होगा कि जो लिथोस्फेयर है वो 10 से लेकर के 200 किलोमीटर या फिर एक कहीं कहीं पर बुक में 180 किलोमीटर तक दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके आसपास ही है ये। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, हम जीएनपी के मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा जीएनपी है ना, उसमें हम यदि मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो संपूर्ण आय हमें मिलता है ना, टोटल जो इनकम मिलता है वो क्या मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद मिलता है, व्यक्तिगत आय मिलता है, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर उसे हम बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीएनपी से मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं, है ना, जो टोटल है उससे हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो उससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछ रहा है। लिनन है, जूट है, रेयॉन है और कपास है। तो देखिए लिनन होता है, जूट होता है, कपास होता है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक रेशा होते हैं, है ना, नेचुरल रेशा, मतलब कि नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो रेयान है वो हमारा क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैं एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो आंसर है ना, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। वहाँ से आप लोग इस जो पहले वाले है उसमें देख लेना। इसमें से हम रीजनिंग वाले नहीं करेंगे और इंग्लिश नहीं करेंगे, बाकी सभी मैं कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग कराने के लिए मेरे पास सोर्स नहीं है, मोबाइल है और मोबाइल में रीजनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान में पाया जाता है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो चट्टान बना होता है उसमें क्या पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, या फिर गोल्ड पाया जाता है। तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो बना होता है चट्टान है ना, तो उससे हमें क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है हमें, चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम, जो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे इसे खाली स्थान के जब्त सूर्य पीठिका में भर दिया। यानी कि देखिए जो 11वीं शताब्दी में चोल राजा राजेंद्र प्रसाद ने एक मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर है ना, तो इसके निर्माण में इसे खाली सी स्थान के जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। यानी कि किसको सूर्य पीठिका में भरा हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पालों को, वाटी वाकाटकों, या फिर कलिंगों, या फिर चालुक्यों को। तो उसका जो नाम था वो क्या था, वाकाटको। ठीक है, क्या नाम था, वाकाटको। आगे चलते हैं, अगला देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, पूरा यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के
लिए जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की इस पहल का क्या नाम है? जो ओयो ने अभी ग्रामीण पर्यटन, है ना, ये हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओयो ने ग्रामीण पर्यटन शुरू किया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है उसकी भागीदारी में एक नाम, मतलब उसका क्या नाम है ये पूछ रहा है, उसका क्या नाम है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। देखिए, तो देखिए उसको क्या नाम दिया गया है? अतुल्य भारत का ताज दिया हुआ है। उसको क्या कहा गया है? अतुल्य भारत का ताज कहा गया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं? क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखिए, सातवां प्रश्न है, कोशिका विभाजन के खालिस स्थान मुख्य प्रकार है, यानी कि जो कोशिका का विभाजन करते हैं उसमें कितने प्रकार होते हैं ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कोशिका विभाजन में कितने प्रकार देखने को मिलते हैं हम लोगों को? दो प्रकार के देखने को मिलते हैं कोशिका, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की परपटी पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को खालिस स्थान कहा जाता है। सेल कहा जाता है, जीवाश्म, कचरा या फिर पत्थर। तो देखिए जो परपटी बनाने के लिए जो खनिज पदार्थ है ना, तो खनिज पदार्थ की जो प्राकृतिक पिंड होती है उसे हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला है हमारा नौवां प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र जो संतूर है, ठीक है, एक संगीत या वाद्य यंत्र है संतूर, तो संतूर से कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए संतूर बजाने वाले कौन है? पंडित शिव शंकर शर्मा। कौन है? पंडित शिव शंकर शर्मा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न बोल रहा है कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा खालिस स्थान की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है ना, उसको अमित शाह जी ने कहाँ की महिला के लिए शुरू किया है ये पूछ रहा है, यानी कि किस राज्य के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए इसको शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य के लिए। कहाँ के कहाँ? त्रिपुरा, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी मैं यहाँ नहीं करा सकता, है ना, मोबाइल में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वाले पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम में डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार ज़रूर लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, पार्ट नंबर 2 को हमने छोड़ दिया है, रीजनिंग को पार्ट नंबर 3 देखते हैं। आईसीटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो हमारा विंडोज़ है ये भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन सफारी क्या होता है? हमारा वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। ये क्या है? हमारा वेब ब्राउज़र है। तो इसका सही आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में जो रोम है, रोम का विस्तारित रूप क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन तो आएगा, ये फिक्स है ना। तो रोम का विस्तारित रूप क्या होता है? तो रोम को हम क्या बोलते हैं? रैंडम ओनली मेमोरी बोलते हैं, रीड आउट मेमोरी बोलते हैं, या फिर रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, या फिर रोटेशन ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो देखिए इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा रैम, रैम को क्या बोलते हैं? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, आईटी में, यानी कि इंफॉर्मेशन, आईटी बोल रहा है ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खालिस स्थान का अर्थ है कि डेटाबेस,
डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है, यानी कि सही और संगतपूर्ण है, इसको बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं, डेटा अवेलेबिलिटी बोलते हैं, डेटा बाइंडिंग बोलते हैं, या फिर डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो देखिए, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें डेटा का जो सही संगतपूर्ण डेटाबेस होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की, क्या की? एंड की, जो इंड की है ना, इंड की है, इंड की का प्रयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के अंत में ले जाता है। यानी कि इंड की का जब हम प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो कहाँ ले जाता है, ये पूछ रहा है। पेज के लास्ट में ले जाता है, फाइल के लास्ट में ले जाता है, डॉक्यूमेंट की, या फिर लाइन के लास्ट में ले जाता है? तो देखिए, लाइन के क्या ले जाता है? लास्ट में ले जाता है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंड की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 30 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है ना, जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, का मतलब कि प्रणाली नहीं के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? साइबेस नहीं आता है, सैप हाना नहीं आता है, माई एक्सक्यूएल नहीं आता है, या फिर कॉस्मो नहीं आता है? तो देखिए, इसके अंतर्गत साइबेस आता है, सैप हाना आता है, माई एक्सक्यूएल आता है, लेकिन जो कॉस्मोस है ना, ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 31 नंबर प्रश्न। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रिपीटर का, राउटर का, एप्लीकेशन गेटवे का, या फिर स्विच का? चलिए, तो यहाँ पर हम राउटर का यूज़ करते हैं ना, नेटवर्क लेयर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्विच होता है वो क्या करता है? ये बेस्ट पाथ ढूंढने का काम करता है। जब हम कंप्यूटर्स को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं आपस में, है ना, तो डेटा जो है उसके ट्रांसमिशन के लिए स्विच क्या करता है? बेस्ट हमें रूट ढूंढ के देता है, यानी कि बेस्ट पाथ ढूंढ के देता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? यानी कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर है, ये कैसे काम करता है? कंपन के द्वारा काम करता है, प्रकाश के द्वारा, या फिर ध्वनि, या फिर विद्युत धारा के द्वारा काम करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो किसके द्वारा काम करता है? ये प्रकाश के द्वारा काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, देखिए 33 नंबर प्रश्न। देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? यानी कि जो एक वायरस है जो कि क्या करता है? फाइल सिस्टम में बदलाव करता है, यानी कि फाइल सिस्टम को क्या करता है? बदलने का प्रयास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्लेथ वायरस कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं, या फिर क्लस्टर वायरस कहते हैं? चलिए, तो देखिए, क्लस्टर वायरस क्या होता है? तो क्लस्टर वायरस ही क्या करता है? फाइल सिस्टम में घुस करके, है ना, ये क्या करता है? उस फाइल सिस्टम को ही क्या बदलने का प्रयास करता है। ये कैसे घुसता है? तो ये जो है वह किसी एड के द्वारा घुस सकता है ना, या फिर किसी लिंक के द्वारा घुस सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है
चलिए देखिए, अगला है 34 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 34 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से कथन BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट के संबंध में सही है? बेसिक इनपुट आउटपुट के संबंध में सही है। ठीक है, देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट के संबंध में क्या सही है? यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय होता है, तो ये सही है। ठीक है, यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन संचालन नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है? BIOS जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का असंक्षिप्त रूप से बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, यानी कि इसका नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो देखिए तीनों ही सही दिया हुआ है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर और 36 नंबर प्रश्न। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जो पॉट्स चलते हैं, है ना, जैसे कि आप पॉट्स आधारित जो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? देखिए हेक्साडेसिमल, है ना, तो हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, बाइनरी का कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टा का कितना होता है? 8 होता है। हेक्सा का कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है 36 नंबर प्रश्न। मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा और पानी के हवा पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणाम और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में क्या कर लिया है? रिकॉर्ड कर लिया है ना, और इसके अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया? यानी कि यहाँ पर मुस्कान क्या कर रही है कि एक प्रयोग कर रही है हवा पानी और सरसों के तेल का, है ना, और उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है और अपने दोस्तों को भेज रही है। तो वो किसका उपयोग कर रही है? देखिए यहाँ पर ये ICT का उपयोग कर रही है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? कृत्रिम बुद्धि, सूचना एवं टेली संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, या फिर ईमेल। तो ये क्या है? एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो ICT के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है? यानी कि जो सही ढंग से सुमेलित है उसी को हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सही ढंग से सुमेलित कौन सा है? जो सूचनात्मक उपकरण है, यानी कि जो इंफॉर्मेटिव टूल्स होते हैं वो टेक्स्ट, साउंड या ग्राफिक्स के माध्यम से हो सकते हैं। तो हाँ ये सही है ना। दूसरा क्या है? सिचुएटिंग टूल, यानी कि जो वास्तविक टूल होते हैं, है ना, तो वास्तविक टूल जो है वह वेब ऑथरिंग या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, है ना। वेब ऑथरिंग जो एप्लीकेशन वो पहले से ही क्या होते हैं? प्रोग्राम्ड होते हैं, है ना। तो ये पहले से ही जो प्रोग्राम्ड है वो कहाँ से सिचुएटिंग में आएगा? नहीं आएगा, है ना। देखिए कंस्ट्रक्टिव टूल्स यानी कि जो रचनात्मक उपकरण है, सिमुलेशन गेम्स के माध्यम से आएगा। तो देखिए सिमुलेशन या गेम्स जो है वह पहले से ही प्रोग्राम है ना, तो पहले से भी जो प्रोग्राम है उसमें हमारी क्रिएटिविटी कोई काम नहीं आनी, यानी कि ये हमारा क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पास एक ही जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है, सूचना उपकरण, है ना। तो सूचना हम टेक्स्ट के माध्यम से, ध्वनि, ग्राफिक्स, इन सब के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा ICT के अंतर्गत भी आता है। चलिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 38 नंबर प्रश्न। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से
किसमें शिक्षक संसाधन का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बच्चे को पहले से ही हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दे दे रहे हैं ना, उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, फिर वीडियो के माध्यम से जब हम लाइव प्रसारण करेंगे तो उसको समझने के लिए बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, बच्चे को फ्लिप्ड लर्निंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग क्या होता है, तो देखिए फ्लिप्ड लर्निंग में ही हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले से सामग्री देते हैं, फिर उस सामग्री को बच्चा पहले पढ़ता है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 39 नंबर प्रश्न, आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधन की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। इसे हम क्या कहेंगे, एबी कक्ष कहेंगे, कक्षा कहेंगे, विज्ञान प्रयोगशाला कहेंगे या फिर पुस्तकालय कहेंगे। तो देखिए इसे हम क्या कहने वाले हैं, तो इसे हम कहने वाले हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक देखिए यहाँ पास 2000, रुकिए, चलिए, तो देखिए जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की बात कब कही गई थी, तो देखिए 2018 में जो टीचर शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया था, है ना, उसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि जो लाइब्रेरी है ना, किसके लिए, आईसीटी के लिए। आईसीटी के लिए लाइब्रेरी बनाने के लिए किसमें कहा गया था, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कहा गया था, डिजिटल पहल के अंतर्गत, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, यानी कि आईसीटी के क्रियान्वयन के मुख्य लक्ष्य के बारे में नहीं है, ये पूछ रहा है। छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए, तो देखिए आईसीटी का उपयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को उसकी आदत डाल रहे हैं, है ना, हम उसमें आदत नहीं डालेंगे, टेक्नो एडिक्ट तो नहीं कराएंगे, है ना। आईसीटी हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, है ना, उसको जो आने वाले भविष्य है, टेक्नोलॉजी है, उन सब के बारे में हम सिखाना चाहते हैं, बल्कि हम उसे ये नहीं कराना चाहते, आदत नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो टेक्नो एडिक्ट लिखा है यहीं से क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और नहीं वाला पूछा था तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, आगे पढ़ के देखते हैं। छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है आईसीटी, तो ये तो सही है ना। अगला जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर संसाधित करने की क्षमता, यानी कि सॉरी, छात्रों को सूचना छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता का पोषण करना है, ये बात भी सही है। और गतिशील और नवामेशी, यानी कि जो नए आने वाले समय में जो है आईसीटी के उपयोग है ना, तो उस प्रकार के हमें बच्चों को वातावरण देना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा सही है। ठीक है, चलिए, तो गलत पूछा था, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पार्ट 4 के बारे में। देखिए पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, देखिए 41 नंबर यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रश्न, बच्चों के कार्य बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि एक टीचर है वो बच्चों के कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, उस समय जो टीचर है उसको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय कराना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है, कैसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना चाहिए। तो देखिए कैसल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, बैकग्राउंड के रूप में। ठीक है, हम बच्चे को क्या कराएंगे, रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना सिखाएंगे, यानी कि जोड़ना हम सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ओनली वन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कैसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है 42 नंबर प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहा है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक योजना का उदाहरण है। यानी कि दीर्घकालिक योजना है, ये पूछ रहा है। अवधि योजना, वार्षिक योजना, पाठ योजना या फिर इकाई योजना। तो देखिए, आप जब पाठ पढ़ाएंगे है ना, तो सबसे बड़ी पाठ क्या होगी, वार्षिक वाली, है ना। देखिए, आप अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक तो पार्ट के रूप में, लेसन प्लान के रूप में बनाएंगे, यूनिट के रूप में बनाएंगे, है ना, और एक आप बनाएंगे एग्ज़ाम, मतलब कि पूरे ईयर के लिए बनाएंगे। तो जो ईयर योजना होती है, यही क्या होती है, दीर्घकालिक योजना होती है, सबसे बड़ी योजना होती है। ठीक है, अवधि योजना, अवधि योजना तो नहीं होती है ना। आप पढ़ाने के दौरान ये 3 ही बनाते हैं। ठीक है, ये अवधि योजना को कौन बनाता है, तो अवधि योजना को प्रिंसिपल बनाएंगे, है ना, कि किस पार्ट को कब और कहाँ से, मतलब कि कौन पढ़ाएगा। आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा के कई प्रश्न उठने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, जिज्ञासा के कई प्रश्न उठाने की क्षमता की बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोई बच्चा जो है वह जिज्ञासित है और प्रश्न को उठा रहा है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, आलोचनात्मक चिंतक कहेंगे, विवि विविध, मतलब कि सॉरी, यहाँ पर विवर्धन कहेंगे, या फिर मौलिकता कहेंगे उसकी, या फिर अन्वेषणशीलता कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को समस्या समाधान नहीं दे रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं कि किसे जिज्ञासा से क्या है, कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कोई एक बच्चा है जो अपनी जिज्ञासा से क्या करता है, बहुत सारे प्रश्न उठाते रहता है ना। तो वो बच्चा क्या करना चाहता है, अपनी अन्वेषण शक्ति को बढ़ा रहा है ना। बच्चा किसी चीज़ के बारे में खोज रहा है, ढूंढ रहा है, उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन एक टाइम के लिए मेरे को भी लगा था कि ये हो सकता है, लेकिन आलोचनात्मक चिंतन के लिए क्या होनी जरूरी है, समस्या समाधान हो, मतलब कि समस्या होनी जरूरी है, एक प्रॉब्लम होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 44 नंबर प्रश्न, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यानी कि जो परियोजना विधि है उसको किसने दिया है, यही पूछ रहा है सीधा सीधा। इसका अर्थ वही निकल रहा है कि परियोजना विधि जो है ना, उसको किसने दिया है, यही पूछ रहा है। तो देखिए, इसे दिया हुआ है किलपैट्रिक ने। किसने दिया हुआ है, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। दो ही ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन उधर है, चलिए देखते हैं। सच्चा शिक्षक कौन है। यानी कि देखिए, अ गुड टीचर आप किसे कहेंगे, एक अच्छा टीचर आप किसे कहेंगे, जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो। ये तो है ना। मतलब कि आप एक अच्छा टीचर या सच्चा टीचर किसे कहेंगे, जो समाज की मजबूरियों के दबाव में नहीं आता है, उसे आप कहेंगे। तो ये तो सही है ना। दूसरा पढ़ते हैं, जिसने एक प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाया है। तो देखिए, अच्छा शिक्षक एक संगठन तो बनाता है, लेकिन प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाने का काम उसका नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यह ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, हमारा एक सही है यहाँ पास, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्या है, सी ऑप्शन, जो किसी आदर्श या विश्वास से बंधा हो। तो देखिए, किसी चीज़ से बंधा नहीं है, बंधा नहीं होना चाहिए टीचर को, है ना। टीचर को कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से वो बच्चे को आए, पढ़ाए और अपना काम करे। किसी सामाजिक, किसी राजनीतिक या फिर किसी आर्थिक दबाव में वो न रहे स्कूल में आने टाइम, है ना। तो यह ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे डी ऑप्शन, जो पद या अधिकार प्राप्त करने के साधन के रूप में शिक्षण का उपयोग करता है। अब देखिए, केवल आप पद चाहते हैं क्या टीचर बन के, तो अगर कोई टीचर ऐसा है तो उसको गुड टीचर हम नहीं कहेंगे या अच्छा सच्चा टीचर नहीं कहेंगे।
देखिए आप स्कूल में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चों को के रूप मतलब कि बच्चे आपको किस रूप में देखें, आदर्श के रूप में देखें, है ना। तो आदर्श के रूप में देखें तो ये ऐसा आप तो करेंगे ही नहीं, पद और अधिकार बच्चे पर जमाएंगे भी नहीं, है ना। तो पद और अधिकार वाली बात तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या है, सही था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न और 47 नंबर प्रश्न को। 46 देखो क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाएगा। यानी कि प्राइमरी लेवल पर हम टीचर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी कि गुण हम किसे मानेंगे, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए उस टीचर में। तो देखिए ये तो होनी चाहिए, अच्छी बात है ना। धैर्य व सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, ये भी अच्छे। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता होनी। देखिए प्राइमरी लेवल में मानक भाषा से नहीं पढ़ाएंगे, हम किससे पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल में मातृभाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है। किस में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे, मदर टंग में पढ़ाएंगे। यही हमारा एनईपी जो 2020 है वो कहता है ना। तो देखिए अब तो तीन तीन ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर गुण की बात की गई है। अब यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता किसे देनी है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय में यदि पढ़ाएंगे आप लोग यानी कि प्राइमरी टीचर में पढ़ाएंगे तो आप में सबसे पहली बात होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें दक्ष होने चाहिए, यानी कि जिस विषय वस्तु में जिस शिक्षण कला है उसमें दक्ष होने चाहिए। दूसरा आपको धैर्य होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप में सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि बच्चे जो है वह प्राथमिक विद्यालय में कैसे होते हैं, उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, है ना। ज़्यादातर इंकरेज वाले होते हैं, मतलब कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, तो बहुत प्रश्न करते हैं। तो वहाँ से आपको उबना नहीं है, आपको धैर्य रखना है ना। तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। विषय का ज्ञान होना चाहिए, नो डाउट, है ना। विषय का ज्ञान हम कब, देखिए शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय ज्ञान की दक्षता यानी कि विषय का ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये हम तब लेंगे जब हम अपर प्राइमरी या फिर उससे आगे वाले कक्षा में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली प्राथमिकता है धैर्य होना, यानी कि टीचर में क्या होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न। जो शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोग है, जो आईसीटी है, आईसीटी का उपयोग है क्योंकि शिक्षा में आईसीटी का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। वह वक्त की ज़रूरत है। देखिए आईसीटी वक्त की तो ज़रूरत है, लेकिन ये बेस्ट आंसर नहीं लग रहा है ना, अभी छोड़ देते हैं। प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना, कि विशेष संस्थाएं ही अपनाई हैं इसलिए हम आईसीटी का उपयोग करें, ये नहीं हो सकता, है ना। वह अध्यापन को मीनिंगफुल बनाती है यानी अर्थपूर्ण बनाती है और कार्यक्षम बनाती है ना। ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखेंगे, वह विद्यार्थी को अध्यापन और तालीम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बेस्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। क्यों, क्योंकि आईसीटी के उपयोग से जो हमारे डाउट्स थे, ज़्यादा डाउट्स थे, प्रॉब्लम थी, है ना, वो क्या हो गया, हमारे लिए सरल हो गया, मीनिंगफुल हो गया, है ना। हम उसको समझने लगे हैं, है ना। तो अर्थपूर्ण जहाँ पर आता है वो सबसे बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम बच्चे को क्यों सिखाते हैं, उसको मीनिंगफुल अधिगम कराते हैं, ठीक है। कैसा अधिगम कराते हैं, मीनिंगफुल अधिगम कराते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मापदंड पर स्वमूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उच्चारण, तनाव। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि क्राइटेरिया कैन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन बी आस्क, यानी कि बच्चा जो है वह स्वमूल्यांकन, है ना, स्वमूल्यांकन या निर्धारण के प्रश्न किस में पूछे जाएंगे, उच्चारण में या फिर तनाव में। तो देखिए जब उच्चारण करते रहेगा तब भी हम उसको स्वमूल्यांकन करा सकते हैं, तनाव में भी करा सकते हैं स्वमूल्यांकन, ठीक है। तो दोनों ही स्थिति में हम क्या करा सकते हैं, बच्चे को स्वमूल्यांकन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हैं, ठीक है। देखिए तनाव कहने का यहाँ पर टेंशन का ये मतलब नहीं है कि बच्चा जो है वह बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में है, ऐसा नहीं है।
बच्चे उस विषय वस्तु से टेंशन है, तनाव मुक्त है ना, मतलब कि उस विषय वस्तु को समझ नहीं पा रहा, उस बेसिस पे है ये तनाव, ठीक है। तो आप अपने वाले बेसिस पे मत ले जाना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 49 नंबर। संचयी रिकॉर्ड संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकार में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। जो संचयी रिकॉर्ड होता है ना, जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, यानी कि बच्चे के समग्र रिकॉर्ड कार्ड होता है। एक संचयी रिकॉर्ड कैसा होता है, समग्र रिकॉर्ड का एक दस्तावेज होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए गैर मानकीय परीक्षण या व्यक्तिपरक विधि है, तो देखिए नॉन स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड की तो बात नहीं की गई है, तो स्टैंडर्ड वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ये है। प्रोजेक्शन टेक्निक है क्या, नहीं है प्रोजेक्शन टेक्निक, है ना। यहाँ पर हम कोई भी प्रक्षेपित नहीं करें बच्चे को, हम यहाँ पर तीनों प्रकार के असेसमेंट करा सकते हैं। तीनों प्रकार कहने का मतलब है सेल्फ असेसमेंट भी करा सकते हैं बच्चे को, है ना। एक तो सेल्फ असेसमेंट करा सकते हैं बच्चे को, दूसरा हम पीआर असेसमेंट वाले भी करा सकते हैं और टीचर असेसमेंट भी करा सकते हैं ना। तो तीनों का ही क्या होता है यहाँ पर, जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएट करके हम जो डाटा रखते हैं वो किस में रखते हैं, संचयी कार्ड रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निर्देशात्मक तकनीक, यानी कि निर्देशात्मक तकनीक क्या होता है, ये केवल शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है। तो केवल वाला ये शब्द है तो ये भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए परीक्षण हम कैसे करेंगे, जो टेस्ट करने वाले हैं वो गैर मानकीकृत होना चाहिए, है ना मानकीकृत नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, गैर मानकीकृत होने चाहिए। गैर मानकीकृत कहने का मतलब है बच्चे के लेवल के अनुसार हम टेस्ट लेंगे, है ना, अनावश्यक चीज़ हम नहीं डालेंगे, ठीक है, ऐसा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 50 नंबर प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो देखिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी कैसा, किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। ये भी क्या कहता है कि बच्चे का विकास हो, है ना, कैसा विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात ये भी करता है ना। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, नहीं। अब कोई बच्चा लिखा ही नहीं है तो उसको अच्छे ग्रेड कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, है ना। विद्यालय बाह्य निकाय की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना। क्योंकि हम मूल्यांकन किस स्तर के लिए करना चाहते हैं, दोनों स्तर के लिए। एक तो स्कूलिस्टिक भी करना चाहते हैं और को स्कूलिस्टिक भी करना चाहते हैं, यानी कि हम विद्यालयी भी करना चाहते हैं और गैर विद्यालयी उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मूल्य हैं, उसका भी हम असेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आकलन बहुत किफ़ायती यानी कि मितव्ययी होता है, यानी कि देखिए आकलन जो है वह बहुत किफ़ायती होता है, ये तो सही है। डी पढ़ते हैं। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, ये इससे भी ज़्यादा सही है, यानी कि सी ऑप्शन से भी ज़्यादा सही कौन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि जो बाह्य परीक्षक आते हैं, है ना, एक्सटर्नल आते हैं, उससे ज़्यादा जो स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा जानते हैं ना, तो ये सही है। और जो ज़्यादा जानते हैं वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला है 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न क्या है, बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन की बात कर रहा है ना। बहुकक्षीय शिक्षण हम किसे कहेंगे, मल्टीग्रेड टीचिंग हम किसे कहेंगे। अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चे में सहयोग कम होता है, अनुभवों की विविधता असीमित है। तो देखिए यहाँ पर अधिकांशतः स्थिति जो है वह औपचारिक नहीं होती है। हम बहुकक्षीय जब शिक्षण कराते हैं तो सिचुएशन को हम क्या नहीं करते हैं, फॉर्मल वे में तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में नहीं करेंगे, ठीक है।
अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बच्चे भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे में सहयोग कम होता है, नहीं, बच्चे आपस में पीयर असेसमेंट करके करेंगे तो बच्चे सहयोग कम कैसे करेंगे, ज़्यादा करेंगे, है ना। अनुभवों की विविध असीमित है, यानी कि जो अनुभव की जो विविधताएं हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पास बच्चे जो है वह बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो है वह एक दूसरे से सीख रहे हैं, यानी कि इसलिए बहुत ज़्यादा अनुभव बच्चे लिए हुए हैं, है ना। तो ये सही है, वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर अल्टीमेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हेलेन पार्क हर्स्ट पेस्टोलॉजी, ड्वाइट एलेन या फिर डेविस। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया हुआ है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो आविष्कार है इसके प्रतिपादक हैं ड्वाइट एलेन। ठीक है, इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा दी है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कमेंट करेंगे, मैं इसका आप लोगों को छोटा सा पीडीएफ दे सकता हूँ, है ना। देखिए, या फिर यहाँ पर समझाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं ले जाना चाहता हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है 53 नंबर प्रश्न, संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी। देखिए संशोधित जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसको संशोधन किया गया था 2001 में। किसने किया था, क्रैथहोल, उसके शिष्य है क्रैथहोल और एंडरसन, है ना। इन दोनों ने क्या किया था, दोनों ने मिल करके जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसको संशोधित किया था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है उसी के बारे में कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना खालिस स्थान की श्रेणी में आता है। यानी कि बच्चा जो है वह इस प्रकार के कार्य कर रहा है कि बच्चा जो है वह किसी चीज़ की के बारे में विचार कर रहा है ना, उसके गुणवत्ता को मान्यता दे रहा है, उसके सही और गलत होने का निर्णय कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मानदंड के एक सेट के आधार पर बच्चा जो है विचार या काम की गुणवत्ता को मान्य कर रहा है ना, समस्या के एक महत्वपूर्ण तरीके से देख रहा है। तो यहाँ पर बच्चा उस चीज़ को असेस कर रहा है। ठीक है, असेसमेंट कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, इवेल्युएशन कर रहा है। ठीक है, मूल्यांकन कर रहा है उस चीज़ के बारे में। आगे देखेंगे, अगला है 54 नंबर प्रश्न, अध्यापक विद्यार्थी संबंध की, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो संबंध है की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, मित्रवत होनी चाहिए, है ना। ये तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आता है। देखिए कैसा आया है, अत्यधिक घनिष्ठता होनी चाहिए, नहीं, अत्यधिक घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। घनिष्ठता तो होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, है ना। एक डिस्टेंस होना जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दूसरा है वांछनीय सामाजिक व्यवहार होने चाहिए, ये भी सही है, नो डाउट ऐसा होना चाहिए। सहयोगात्मक और भय रहित होने चाहिए, यानी कि देखिए ये ऑप्शन क्या है, थोड़ा ज़्यादा सही है ना। बच्चे और टीचर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, सपोर्टिव होने चाहिए। कि कोई बच्चा जो है वह किसी डाउट में फंस गया है, तो ऐसा आप माहौल मत बना के रखना कि बच्चा जो है वह आपसे पूछ ही नहीं पा रहा है ना। तो भय रहित तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें फ्रेंडली क्या देना है, इन्वायरमेंट देना है बच्चे को, क्या देना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है। तो शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होने चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, है ना, भय रहित होने चाहिए, ये सभी होंगे। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न दे दिया है, छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, तो आप कौन से बात का एकदम मस्ट रूप में आप उस चीज़ को रखना जरूरी है ना, क्या रखना जरूरी है।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए तत्काल मूल्यांकन की संभावना, व्यवस्थित उपागम की संभावना, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, समान सहभागिता की संभावना। आप इनमें से क्या चीज़ ग्रुप बनाते समय किस चीज़ का ध्यान रखेंगे 55 नंबर प्रश्न में। तो देखिए आप बच्चे को क्या कराना चाहते हैं ग्रुप बना करके, कि आप बच्चे का ग्रुप बना रहे हैं ना, तो ग्रुप ऐसा बनाएं कि बच्चा जो है वह वहाँ पर फ्रीडम महसूस करे। क्या महसूस करे? फ्रीडम महसूस करे। मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है वह एक दूसरे से इंटरेक्शन करके फ्रेंडली वे से सीखे, है ना। तो वो उसको हम क्या देंगे? मुक्त वातावरण देंगे। क्या देंगे? मुक्त वातावरण देंगे। ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे। इक्वल पार्टिसिपेशन हमारा गलत इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए इक्वल समान सहभागिता हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चा जो है वह, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही, है ना। तो इक्वल नहीं कराएंगे, इक्विटी होता तो यहाँ पर सही हो जाता, है ना। तत्काल मूल्यांकन की संभावना, देखिए बच्चा कुछ सीखेगा उसके बाद हम देंगे तो तत्काल मूल्यांकन देंगे, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, हमें मस्ट रूप में हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता होती है बच्चे को हम एक मुक्त इन्वायरमेंट दें, फ्रेंडली वे वाला इन्वायरमेंट दें। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। चलिए यहाँ पर वही बोला गया कि ग्रुप बनाते समय आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान मतलब कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप इन्वायरमेंट ऐसा तैयार करें कि बच्चे उसमें सहज महसूस करें। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। यानी कि आप एक चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण अपना रहे हैं ना, तो आपको किन किन पहलुओं को समझना बहुत आवश्यक है। घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में आप जानेंगे बच्चे की, है ना। तो ये तो सही है ना। बच्चे जो है वह कौन सी पृष्ठभूमि से आता है, कैसी उसकी संस्कृति है, इसके बारे में आप जानेंगे, तभी तो बच्चे को अच्छा पढ़ा पाएंगे। ठीक है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर भी आप ध्यान देंगे, मानसिक क्षमताओं पर भी ध्यान देंगे, उसके स्तर को भी ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक ही बच्चा तो पढ़ने आएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आएंगे और सबको आपको क्या करना है, इक्विटी एजुकेशन देना है, समता वाली एजुकेशन देना है ना, कि बच्चे को जितनी नीड है उतनी आपको उसको क्या करनी है, शिक्षा देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 57। देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या है, जब शिक्षक खाली स्थान हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में बैठाया जाए। यानी कि शिक्षक कविताएं पढ़ रहा हो तो ऐसा करना चाहिए, या फिर प्रयोग कर रहे होंगे तब ऐसा करना चाहिए। यानी कि देखिए, या तो आप यहाँ पास ये बोला जा रहा है कि ये मान लो कि एक टीचर है ना, और ऐसे हम बच्चों को बैठा रहे हैं, तो क्यों बैठाएंगे ऐसा। कविताएं पढ़ रहा हो तब बैठाएंगे, प्रयोग कर रहे हैं तब करेंगे ऐसा काम। तो देखिए ऐसा काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी कविता के लिए ही आप करें, या प्रयोग के लिए ही आप करें, या कहानी के लिए आप करें, या फिर पाठ पढ़ाने के लिए आप मैंडेटरी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम कविता के लिए भी कर सकते हैं, प्रयोग के लिए भी कर सकते हैं। मान लो आपको कुछ छोटा वाला प्रयोग कराना है तो बच्चे आपको घेर करके ऐसे बैठ भी सकते हैं। आप कविताएं कर रहे हैं तो कविताएं मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपको एक कविताएं ख़त्म करनी है, बच्चे को फिर आप इसको कराएंगे, फिर दूसरे बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, आप बीच में रहेंगे और जो भी डाउट्स आते रहेंगे बच्चों को उसको आप समाधान करते रहेंगे। तो ऐसा भी आप करा सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है। वृत्त के माध्यम से अर्धवृत्त, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर अर्धवृत्ताकार रूप में बोला है। ठीक है। दोनों ही ऑप्शन में आप करा सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर
बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर प्रश्न। देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। मार्गदर्शन, प्रशिक्षक, नाटककार या फिर मूल्यांकन करता। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विशेष अधिगम, क्या अधिगम, विशेष अधिगम के लिए जो उद्देश्य के संबंध में आप खेल करा रहे हैं ना, तो उसमें जो लक्ष्य होगा तो आप क्या कराएंगे, वहाँ पर आप बनेंगे इंस्ट्रक्टर। क्या बनेंगे वहाँ पर आप, इंस्ट्रक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे वहाँ पर, इंस्ट्रक्टर बनेंगे। ठीक है, मार्गदर्शक नहीं बनेंगे। आप मार्गदर्शक कब बनते हैं, जब कोई बच्चा आपसे कुछ चीज़ें पूछने आया है, विषय वस्तु के बारे में हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ के बारे में हो सकती है, या किसी अन्य विषय को चयन करने के टाइम हो सकता है, तब आप क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आप खेल के परिदृश्य में आप क्या करेंगे, प्रशिक्षक का काम करेंगे, आप इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। आप बच्चे को इवेल्यूट करते जाएंगे उस समय में, है ना। तो आप इवेल्यूएट, मूल्यांकन करता भी नहीं रहेंगे, आप वहाँ पर प्रशिक्षक रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रशिक्षक रहेंगे। आप बच्चे को उसमें बताते जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 59। एक शिक्षिका ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया। उसने इसे ठीक ठीक से समाप्त नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को कैसे प्रभावित कर सकता है, यानी कि करता है, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पास एक टीचर है, वो क्या कर रही है कि गतिविधि में टिप्पणियों के साथ, है ना, बंद कर दिया। यानी कि जो टिप्पणी आई, गतिविधि करा रही थी, टिप्पणी आई, उसी टिप्पणी में उसने बंद कर दिया। ठीक है, अब बंद कर दिया तो बच्चे में ये किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, छात्र इसे स्वयं समाप्त कर सकते हैं। छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे, यह बिल्कुल प्रभावित नहीं रहेगा, या फिर यह उन्हें कोई लिखित सामग्री प्रदान नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा यहाँ पर, तो देखिए मान लो कि मैं एक कहानी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो 4 लाइन की है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ भी पढ़ा दिया, यहाँ भी पढ़ा दिया, और जो तीसरे चौथे स्टेप है, तीसरे स्टेप से ही मैंने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं समाप्त कर देता हूँ तो बच्चे जो है वह क्या नहीं कर पाएंगे, छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे को जो पूर्ण रूप से सीखना है वो नहीं सीख पाएंगे, यानी कि छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे कि इसमें क्या गतिविधि या क्या रिजल्ट निकलना है। देखिए सस्पेंस वाले कहानी ही रहते हैं अक्सर, है ना, लास्ट में ही उसके आंसर मिलते हैं, तभी तो। नहीं तो अगर पहले में ही आंसर दे दिया जाए तो इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगा, तो लास्ट तक बच्चे जाएंगे क्यों, है ना। तो इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा। कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा, उत्तम समय सारणी से प्रभावित होगा, नहीं। विविध अभिकल्पित परिचर्चा से प्रभावित होगा, यानी कि प्रॉपरली डिसाइन करिकुलम से होगा, हो सकता है ना। आगे देखेंगे गुड प्रिंसिपल से होगा क्या, नहीं। प्रिंसिपल अच्छा है तो उससे अधिगम में क्या फर्क, मतलब कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, है ना। वातानुकूलित कक्षा से, देखिए एसी क्लासरूम अगर आप डाल देते हैं तो इससे कुछ होगा क्या, नहीं होगा। बच्चे को ठंडी ठंडी हवा आएगी, वो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। तो बच्चे को हम क्या देंगे, विविध कल्पना वाले पाठ्य करिकुलम देंगे, है ना, जहाँ पर बच्चे जो है वह उस करिकुलम को, उस पाठ, उस जो सब्जेक्ट है उसके बारे में विभिन्न प्रकार से सोच पाए, तब बच्चे का अधिगम ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 61 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है और फिर इसे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है, वह अपना क्या कर रहा है। चलिए, तो वो जो गुरुजी है वो कौन सी विधि को अपना रहा है, आगमनात्मक, उपागम, निगमनात्मक, अनुसंधानात्मक या फिर विवरणात्मक, किसको अपना रहा है।
तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या अपना रहा है, आगमनात्मक उपागम को अपना रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, उदाहरण, फिर क्या बनाया है, नियम, और उदाहरण से जब हम नियम चलते हैं वो किस में आता है, आगमनात्मक उपागम में आता है। अगर नियम से उदाहरण चलेंगे तो निगमनात्मक में आएगा। ठीक है, अनुसंधानात्मक तो करा ही नहीं रहा है ना, अगर प्रयोगशाला में कुछ खोज के लिए कराते तब यह आता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 62। कौन सी विधि में कल्पित योग्यताओं, कौशल और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्श, चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं। परियोजना विधि में, खोज विधि में, समस्या समाधान विधि में, या फिर जो प्लेवे मेथड है उसमें। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कल्पित योग्यताएं, है ना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा, रीजनिंग करेगा, है ना। तो यहाँ पास रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग, है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, समस्या समाधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, समस्या समाधान के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। अब देखिए, खोज और अन्वेषण विधि आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसकी एक विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। सही है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि बालकों के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाती है। देखिए, खोज विधि में बच्चे जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछेंगे ही, है ना, तो ये भी सही है। तीसरा है, छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं करते। नहीं, बीच बीच में जो टीचर है वो मार्गदर्शन देता है, और छात्र यहाँ पर जिज्ञासु हैं, तो जिज्ञासु हैं तो प्रश्न तो पूछेंगे ही, तो प्रश्न ही पूछना ही क्या है, उसका मार्गदर्शन हो जाता है ना। तो ये भी क्या, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आंसर पूछा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए 64 नंबर प्रश्न को, इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान, विशेषकर इतिहास पढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक कालानुक्रमिक ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर घटनाओं और उद्घटनाओं को दर्जा दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को पहचाने, यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने या इतिहास पढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, संकेंद्रीय उपागम, संचयी उपागम, कालानुक्रमिक उपागम, या फिर सर्पिल उपागम। तो देखिए यहाँ पर पहले ही प्रश्न में दे दिया है ना, कालानुक्रमिक ढांचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कालानुक्रमिक उपागम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 65 नंबर, कमांड टाइल के क्लासरूम कोरोलरी, है ना, कोरोलरी को खालिज स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए, कमांड टाइल के क्लासरूम में कोरोलरी को किस रूप में नाम से जानते हैं, सर्किट विधि बोलते हैं, प्रदर्शन, व्याख्या, या फिर उसको हम पारस्परिक विधि बोलते हैं। तो देखिए, हम उसको क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड बोलते हैं, है ना। कमांड के क्लासरूम में, कमांड यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, कमांड कहने का अर्थ है कि यहाँ पर टीचर जो है वह कमांड दे रहा है ना बच्चे को। तो इस प्रकार से अगर कमांड कहीं पर दिया जा रहा है, कमांड स्टाइल से अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्याख्या विधि कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 66 नंबर प्रश्न, साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, यानी कि जो साइलेंट वे तकनीक है, मेथड है, उसको हम किस में करते हैं, साइलेंट वे, है ना। ठीक है, साइलेंट वे टेक्निक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक विधि में करते हैं, प्रत्यक्ष विधि में करते हैं, कार्यात्मक विधि में करते हैं,
या फिर संरचनात्मक विधि में करते हैं। तो देखिए हम किस में करते हैं, जो साइलेंट वे है ना, उसमें हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 67। देखिए 67 क्या बोल रहा है, कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। इससे उत्सुकता बढ़ती है, सही है, ठीक है। इससे एकाकीपन समाप्त होता है, ये भी सही है। यह प्रशासनिक अपेक्षा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। इससे अधिगम में वृद्धि होती है। अब देखिए बेस्ट आंसर आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। सही तो सब है। देखिए कक्षा में जो शिक्षण सामग्री है ना, उसका क्या महत्व है। इससे उत्सुकता बढ़ती है, ये तो सही है, लेकिन ये मेन मतलब कि उत्सुकता केवल मतलब कि अगर शिक्षण सामग्री है ना, जो क्लासरूम मटेरियल है ना, तो उससे उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, है ना। तो इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते। इससे एकाकीपन समाप्त होती है, तो एकाकीपन समाप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यह प्रशासनिक अपेक्षाएं हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अब बच गया, इससे अधिगम में वृद्धि होती है, ये हम कह सकते हैं। देखिए जो भी टूल्स यूज़ करते हैं उससे हमें क्या होती है, अधिगम में मीनिंगफुल सीखने में क्या करती है, वो हमारी विकास और वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 68 नंबर प्रश्न, कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नांकित में से किससे होता है। निम्नांकित में से किससे होता है। दृश्य श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का उपयोग, व्याख्या विधि, परीक्षा तकनीक। देखिए क्लासरूम में अधिगम का जो विकास है वो किससे होता है, श्रव्य दृश्य उपकरण से, है ना। जब हम विजुअल एड हो गया, है ना, इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कक्षा शिक्षण है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये बताना है। मूल्यांकन एक दिए गए परिदृश्य को परिणाम बताने के लिए परिणाम बताने की प्रक्रिया है। तो देखिए मूल्यांकन जो है वह परिणाम बताने की तो प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर इसको छोड़ के चलते हैं, ठीक है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी कि ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। ये भी देखिए ज्ञात हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं सी। सी को पढ़ते हैं, सी क्या बोल रहा है, मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारी पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों ही इसमें समा गए है ना, दोनों ही ए और बी जो है वह सी में समा गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही बात इसमें हो गया है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन कतिपय परीक्षणों पर ग्रेड देने की प्रक्रिया है, ग्रेडिंग नहीं करना है मूल्यांकन में, ठीक है। तो ये तो गलत था, हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा 70 नंबर प्रश्न, वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करती है, इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना, वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रही है। देखिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए, है ना, तो वो त्रुटियों के बारे में क्या कर रही है, सुधारात्मक उपाय सुझा रही है। तो किस प्रकार के मूल्यांकन को अपना रही है ये हमें बताना है। यह विद्यार्थियों की प्रबल पक्ष और अधिगम संबंधी ज़रूरतों को पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। यह आशा करता है कि विद्यार्थी गलतियां करे, नहीं, आशा नहीं करता है। सी ऑप्शन, यह निर्णायक है, निर्णायक नहीं हो सकता, ठीक है, जजमेंटल नहीं है। यह सहपाठी आकलन व स्व आकलन की अनुमति देता है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन
जो बेस्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करती है, यानी कि त्रुटि के बारे में क्या करिए, प्रशंसा करिए। इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना चाहती है, ठीक है। यानी कि जो भी त्रुटियां हो चुकी है ना, देखिए यहाँ पर जो भी त्रुटियां एक बच्चे ने कर ली है उसको वो सुधारना चाहती है। तो वो क्या कर रही है, जजमेंट करना कराना चाह रही है ना, मतलब कि उस त्रुटि को सुधारना चाहती है। तो यहाँ पर निर्णय तक पहुँचना चाहती है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचना चाह रही है वो? निर्णय तक पहुँचना चाह रही है, ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है डोमेन नॉलेज या और एनईपी से बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें 71 नंबर, एक ऑब्जर्वेशन सीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रक्षेपित किया जाता है? यानी कि ऑब्जर्वेशन सीट आप बना रहे हैं, है ना, तो आप श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रक्षेपित करेंगे, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, ऊंचे स्वर में कहानी पढ़ते समय विद्यार्थी का हाथ कैसे रखें, कक्षा की भाषा का उपयोग। आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद ही इसमें से बता पाएंगे, है ना। अगला क्या बोल रहा है कि बुद्धिमानी से उच्चारण करना, अर्थ को साबित करना। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ऑब्जर्वेशन सीट बनाते समय, है ना, श्रवण करने में यानी कि जो सुनने हैं, सुनने के लिए किन क्षेत्रों को प्रक्षेपित किया जाएगा, किन क्षेत्रों को आप रखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऊंचे स्वर में कहानी पढ़ाते समय विद्यार्थी का हाथ कैसे रखें, ये कहेंगे नहीं, यहाँ तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कक्षा की भाषा का उपयोग, तो देखिए क्लासरूम लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वह भिन्न प्रकार के हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। बुद्धिमानी से उच्चारण नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अर्थ को साबित करेंगे, क्या करेंगे, उस मीनिंग को बताएंगे जो बच्चा समझना चाहता है, ठीक है। क्या बताएंगे, उस मीनिंग को बताएंगे, टू प्रूव द मीनिंग, ठीक है। क्या करेंगे, आप उस मीनिंग को प्रूव करेंगे जो आप समझाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चे और पर्यावरण को जोड़ता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए G8 पर्यावरण मंत्रियों का संचार 2001 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और नहीं है वही सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला ही पूछा गया, समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है। आवास एजेंडा ये तो है, ये गलत हो गया है, ठीक है। बच्चे के अधिकारों का सम्मेलन ये भी होता 1989 है, ठीक है। जैविक विविधता सम्मेलन ये भी 1992 में हुआ है, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है। चलिए तो जो नहीं है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 73 नंबर प्रश्न, किस गतिविधि में भाषा छात्र की किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो? विलंबित प्रतिलिपि, सीधे नकल, डिक्टेशन या फिर मुक्त लेखन। किसमें बच्चे की जो भाषा है वो खुद उसकी ही भाषा हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है 73 नंबर प्रश्न में। तो मुक्त लेखन में, है ना, जब बच्चा जो है वह फ्री राइटिंग करेगा तो वो अपनी भाषा में लिखेगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 74 नंबर प्रश्न, शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है? तस्वीर के लिए शीर्षक, शब्द पहेली या फिर दोनों? तो देखिए शब्द स्तर के लेखन गतिविधि के लेखन में तस्वीर के लिए शीर्षक भी देंगे, शब्द पहेलियाँ भी बना सकते हैं ना, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है 75 नंबर प्रश्न, वाक्य स्तर पर लेखन
गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि जो वाक्य के स्तर पर लेखन आप करा रहे हैं तो उस गतिविधि के अंतर्गत क्या आएगा ये पूछ रहा है। पात्रों के लिए स्पीच बबल, अन्य विद्यार्थी के उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना। अब देखिए, या तो केवल एक या दो या फिर दोनों ही सही नहीं है, ये आ सकता है 75 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए आप जो है वाक्य के स्तर पर लेखन कराएंगे तो आप पात्रों के लिए स्पीच बबल भी बनाएंगे, है ना। स्पीच बबल फॉर जो कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर निभा रहा है उसके लिए आप क्या बनाएंगे, स्पीच बबल बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या कराएंगे, राइटिंग सिंपल क्वेश्चन भी रखेंगे, है ना, ताकि बीच बीच में आप पूछते रहें, ताकि बच्चा जो है वह बोर ना हो, है ना। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, सुनने का प्रशिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। यानी कि जो सुनने का प्रशिक्षण है, ठीक है, लिसनिंग है ना। तो लिसनिंग में आप किस मॉडल का यूज़ करेंगे, 2 चरण मॉडल, 3 चरण मॉडल, 5 चरण मॉडल या फिर 4 चरण मॉडल का यूज़ करेंगे सुनने के लिए। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे आप लोग, 3 चरण मॉडल का यूज़ करेंगे। देखिए आप लोग शिक्षण के मॉडल नहीं पढ़े होंगे तो शिक्षण के मॉडल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मुक्त गतिविधि से संबंधित सत्य नहीं है। मुक्त गतिविधि, ठीक है, फ्री एक्टिविटी से संबंधित नहीं है। एक वास्तविक संचार है सबसे पहला, ये तो ठीक है। वातावरण अनौपचारिक होना चाहिए, नहीं इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही होना चाहिए, नॉन फॉर्मल होनी चाहिए, गैर औपचारिक हो। देखिए अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। वहाँ अक्सर एक खेल तत्व होता है, ये बात भी सही है। वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि दे फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, ये भी सही है। लेकिन वातावरण औपचारिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनौपचारिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 78 नंबर प्रश्न, शुरुआती किशोरों के हाथ और पैरों में विकास की गति खालिश स्थान से खालिश स्थान के कारण होती है। समीपस्थ होती है, विपरीत हाथ से सिर होती है, सिर से पैर की ओर होती है या फिर सिरस्थ होती है। तो देखिए यहाँ पर कैसी होती है, विकास जो है वह शुरुआती किशोर, है ना, किसके लिए बोल रहा है, किशोर के लिए बोल रहा है। किशोर के हाथों और पैरों के विकास की गति जो है वह विपरीत हाथ से सिर की ओर होती है। ठीक है, हाथ से सिर की ओर होती है। जो किशोर होते हैं उसके लिए हाथ से सिर हो जाएगा, जब बच्चा जब छोटा रहता है तो सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, विकास। चलिए आगे देखेंगे 79 नंबर प्रश्न, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। हर व्यक्ति को मैंने सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने के क्या उद्देश्य है। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। अगला है बच्चों को संज्ञानात्मक प्रयोग का ज्ञान कराना। तीसरा है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। बच्चों की क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। किस ओर संकेत कर रहा है, तो ये संकेत कर रहा है ए ऑप्शन की ओर। बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना सिखाया गया है ना, इसलिए बोला गया है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखलाई। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 80 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या खतरा हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या खतरा हो सकता है। भूमंडलीय उष्मीकरण, वैश्विक शीतलन, वैश्विक प्रतिक्रियाएं या फिर भूमंडलीकरण। तो क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस के कारण उष्मीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है, उष्मीकरण हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे 81 नंबर प्रश्न, एनईपी का क्वेश्चन है। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी कि जो एनईपी है उसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना है? तो सबसे पहला राज्य बना है कर्नाटका। ठीक है, कौन बना है? कर्नाटका बना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का संगठन किया गया है? यानी कि मानक जो निर्धारित किया गया है किस संस्था को रखा गया है? तो इसके लिए परख को मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मानक निर्धारित होता है, दिशा निर्देश देता है परख हम लोगों को, है ना, टीचर लोगों को। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, अगला है 83 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? चलिए देखिए, 83 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। यानी कि उच्च शिक्षा के एक मजबूत अनुसंधान, यानी कि जो अनुसंधान है, खोज है ना, उसके लिए आप लोगों को एक क्या मतलब आप लोगों को नहीं, एनईपी ने एक बनाया हुआ है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? नेशनल कमीशन फाउंडेशन बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन बोलते हैं, उच्च आयोग शिक्षा बोलते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, या फिर उसको हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? एनआरएफ बोलते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारी क्या करती है? खोज अनुसंधान, है ना, इस पर ये ध्यान देती है। आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, समाप्त किया गया है एमफिल को। किसे समाप्त किया गया है? एमफिल को समाप्त किया गया है। आगे देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न, उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50% किया जाना है? यानी कि हायर एजुकेशन के लिए 50% का लक्ष्य जो है वह किस वर्ष तक रखा गया है? किस वर्ष तक रखा गया है? 2035 तक। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है 86 नंबर, कार्ल रोजर्स के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं, परीक्षा में अंक लाना ये भी नहीं है। ठीक है, सामूहिक अनुशासन सिखाना ये भी नहीं है, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना कार्ल रोजर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न है 87 नंबर, अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, जो पहला बोल रहा है कि ऐसी दक्षताओं के लिए क्रियाएं और परीक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता है। यहाँ पर सीमा नहीं है ये बोल रहा है ना, तो ये तो एक सीमा है। ठीक है, दूसरा क्या है? विद्यालय में अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए सहायक नहीं है, तो ये भी गलत कथन है, यानी कि सीमा है। ठीक है, ये एक गलत कथन है, ये भी गलत कथन है। अब ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए सहायक होता है, ये एक सही कथन है। और यहाँ पर क्या पूछा गया हमें? सीमा नहीं है ये पूछा है ना, तो ये तो सीमा थी और ये वाला नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला 88 नंबर प्रश्न को। देखिए, 88 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है, सही है।
बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। रटन अधिगम के स्व अधिगम में अंतरण है, नहीं है। अध्यापक केंद्रित उपागम है, टीचर सेंटर अप्रोच है, तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दक्षता आधारित शिक्षण कराना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर सही है। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग, यहाँ पर सेल्फ लर्निंग की ओर हमें नहीं ले जाना है। यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग करा रहे हैं, यानी कि उन बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट कराया जाता है जो जैसे कि जो पहले से पिछड़ चुके हैं, है ना। तो पिछड़ चुके हैं तो उसको हम क्या पढ़ाएंगे, अध्यापक केंद्रित उपागम देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दोनों को आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 89 नंबर प्रश्न क्या है, अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि यह स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी कि प्राथमिकता नहीं दी जाती, गलत कथन बताना है। ठीक है, तो ये तो सही है। अगला है, यह अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देता है न कि उनके परिणामों पर, ये भी सही है। यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करती है, विभेदी अनुदेश को शामिल नहीं करती है। ठीक है, आईसीटी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर एक गलत कथन है और गलत कथन ही पूछा गया क्योंकि नहीं दी जाती है, यही पूछा है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। देखिए अगला है, यहाँ पर कथन को दे दिया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित उपागम की सीमा क्या है। दक्षताओं या उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधि और परीक्षण वस्तु की डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती, चूँकि शिक्षण की गति छात्र के छात्र से भिन्न होती, छात्र से छात्र में भिन्न होती है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय में भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए हो। ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर सीमा पूछा है ना, यानी कि हमें थोड़ा गलत कथन बताना है। तो दक्षताओं उप दक्षताओं को विस्तृत सूची के लिए गतिविधि और परीक्षा वस्तु डिजाइनिंग में हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती, यानी कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डिज़ाइन करेंगे वो व्यवहारिक नहीं होगा क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया है ना। यानी कि सीमाएं क्या है, तो ये तो एक सीमा हो गए है ना, नहीं बोल रहा मतलब ये एक सीमा ही है। ठीक है, चूँकि सीखने की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है, इसलिए यह बहुत कठिन है कि शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाए। तो देखो ये भी एक सीमा है ना, यानी कि यहाँ पर दोनों ही क्या है, गलत कथन को की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दोनों ही किस ओर इंडिकेट कर रहा है, गलत कथन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है, उसके सीमा है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अनुभवात्मक शिक्षा में चिंतन जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का क्या महत्व होता है। यह केवल समय की बर्बादी है, नहीं, यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करती है, यही सही है। ठीक है, केवल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है और केवल वाले ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला देखेंगे 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित अधिगम का चौथा चरण है। चलिए, तो देखिए चौथा चरण क्या है, दोहराना है, क्या है, दोहराना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के समान योजना समूहन का सही लाभ है। गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधि के लिए प्रभावी
दूसरा है छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए सही लाभ क्या है यहाँ पर, ये वाला भी है और ये वाला भी है ना। दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही लाभ को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 94, इसका ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो क्रियाकलाप आधारित उपागम के क्या लाभ हैं, यानी कि जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं, ये पूछ रहा है। यह अपनी शैली में शिक्षण तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराती है। ठीक है। स्व अधिगम की क्षमता को विकसित करता है, ये भी सही है, क्योंकि एक्टिविटी से क्या होती है, स्व अधिगम क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है ना। विद्यार्थी में खोजी क्षमता, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताएं विकसित होती है। तो देखो यहाँ पर तीनों ही आंसर क्या, जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों ही सही है ना। तीनों ही क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए तो तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए को मार्क कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है 95 नंबर। कार्ल रोजर्स ने अधिगम को दो प्रकारों में विभाजित किया। उसमें संज्ञानात्मक अधिगम जो कॉग्निटिव लर्निंग है ना, वो किसको बताता है। व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन में लागू हो उसको बताता है, नहीं बताता है ना। भावनात्मक अफेक्टिव में तो आएगा ही नहीं, कॉग्निटिव। ठीक है। अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुणन तालिका याद करना। देखिए कॉग्निटिव एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर कार्ल रूजर से याद करने की तालिका को ही बताता है ना। समूह चर्चा पर केंद्रित अधिगम नहीं है। कॉग्निटिव हमारे ज्ञान से संबंधित है, और ज्ञान हमारे जो अर्थहीन ज्ञान है ना, अर्थहीन ज्ञान है उसको हम क्या कर रहे हैं, याद करेंगे। ठीक है, जैसे शब्दावली या गुणन तालिका है को याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए है ना। कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। 97 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 97 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बाल वाटिका है का बाल वाटिका क्या है, यानी कि बाल वाटिका क्या है, 5 से 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा है, नहीं। बाल वाटिका छोटे बच्चों के लिए है ना। आगे देखेंगे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा है, नहीं है बाल वाटिका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है कक्षा 8 तक की शिक्षा है, बाल वाटिका। तो देखिए 97 नंबर जो प्रश्न है, कक्षा 8 तक भी नहीं जाना है हमें है ना। बाल वाटिका जो हमारी है जिसमें हम क्या कराते हैं, बच्चे को खेल हो गया है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है बच्चा। तो ये हमारा 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है, जिसे हम ECCE के नाम से भी जानते हैं है ना। ECCE को दो भागों में बांटा गया है, एक तो 0 से लेकर के 3 तक, और एक बांटा गया है 3 से लेकर के 8 साल तक। ठीक है, उसमें से जो 3 से लेकर के 5 साल के बच्चे हैं है ना, यानी कि 6 वर्ष से कम के बच्चे को, ठीक है, हम क्या कराते हैं, बाल वाटिका में अध्ययन कराते हैं। कितने साल के बच्चों को, 6 वर्ष से कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 5 वर्ष तक बोल रहा है ना, यानी कि 5 वर्ष पूरा कर लिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 वर्ष से कम बोल रहा हूँ। तो 3 से 5 वर्ष तक ले सकते हैं या फिर 6 वर्ष से कम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 98 नंबर प्रश्न। स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने, इतर क्या चाहिए, ठीक है चलो, इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए
रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही है? तो देखिए, ये जो दस्तावेज है वो किस दस्तावेज के अंतर्गत है, ये पूछा गया है ना। चलिए, तो किसके अंतर्गत आएगा ये? तो ये आएगा हमारा एनपीई 1968 के अंतर्गत। और इसी से ये हमारा क्या होता है, 1968 जो है वह ये भी एनईपी है, बेस्ड डॉक्यूमेंट है ना। और इसी में कहा गया है कि स्तर जो बच्चे के स्तर है ना, उसके अनुसार जो करिकुलम है उसको सेट किया जाए। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा 1986 का जो एनईपी आया था वो हमारा बेस्ड डॉक्यूमेंट है, और उसी के अंतर्गत इसे कहा गया था। ठीक है, कि बच्चे के स्तर के अनुसार उसकी पाठ्य पुस्तक को क्या किया जाए, सेट किया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे 99 और 100 नंबर प्रश्न को। ठीक है, एनईपी 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है? किसकी कामना की गई है? तो एक शिक्षक में कितने बच्चे? 30 बच्चे की बात की गई है सामान्य रूप में। ठीक है, अगर विशेष बच्चे हो तो एक शिक्षक में विशेष बच्चे हो, है ना, तो एक शिक्षक जो है वह 25 बच्चों को पढ़ाएगा। अगर यही जो है वह हायर स्कूल के लिए हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये जो है वह 35 या 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। चलिए, आगे देखेंगे, अगला है 100 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है? विद्यालय शिक्षा के लिए, है ना, सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक हमें प्राप्त करना है, ये एनईपी ने कहा है। तो ये कहा है 2030 तक, है ना। कहाँ तक कहा है? 2030 तक। ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को। देखिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यहीं से सीधा करते जाते हैं। पहला है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य है, कभी समाप्त न होना, या फिर सुंदर स्त्री। देखिए, द्रौपदी का जो चीर है, जो साड़ी है, वो क्या होता है? जो साड़ी है वो क्या है? साड़ी के बारे में बात बोल रहे हैं ना यहाँ पर। तो वो क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान थे, है ना। देशभक्ति में समास है। अब देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। किसके लिए भक्ति? देश के लिए। और के लिए जो आया है वो क्या बता रहा है? तत्पुरुष को। किसको बता रहा है? तत्पुरुष को। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, रसायन जो है वह व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी जो है वह उतधन हरण, ये हो गया व्यंजन। उतधन हत, उतधन हित, है ना, उद्दीत हो जाएगा। वाक धन जाल, वांग जाल हो जाएगा। ठीक है, और रसायन जो है वह रस धन अयन हो जाएगा, या फिर आयन हो जाए, रस धन अयन होगा, है ना। तो रस धन अयन किसके अंतर्गत आ गया? स्वर संधि के अंतर्गत आ गया। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे, जो पूजा जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? चलिए, चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पूजा के योग्य हो, यानी कि योग्य हो किसे बोल रहा है? व्यक्ति को बोल रहा है ना। जो पूजा के योग्य है, मान लो कि कोई महात्मा आया, है ना, आपके घर में, तो उसको आप क्या कहेंगे? ये पूजा के योग्य है। तो ये कैसा है? पूज्य है। कैसा है वो? पूज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे छठवां, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब देखिए, इसमें कैसा विशेषण है ये पूछ रहा है। ठीक है, आवृत्तिवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न क्या बोला है? कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है ना। तो यहाँ पर आवृत्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आवृत्ति की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वो एक काम करता है तो ये 4 काम करता है, तो आवृत्ति को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सातवां,
गरीबों की सहायता करियो करो। गरीब शब्द क्या है? जो गरीबों है उसमें जो गरीब शब्द है वो किसके अंतर्गत है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए, गरीब एक जाति होता है ना? क्या होता है? जाति होता है। तो गरीब एक जाति है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। 8वां देखेंगे, तीक्ष्ण का विलोम होता है। तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण यानी कि बहुत तेज। तो मंद क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा, तो इसका मंद सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न देखें, आगे चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आगे देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ये तो 100% गलत हो गया है ना, पहला जो है वो। दूसरा है, तूफान आने का संदेह है। संदेह नहीं, संभावना है। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये थोड़ा अच्छा है। आगे पढ़ लेते हैं। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। एकमात्र भी कह रहा है और 2 भी कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। ठीक है। 5वां देख लेते हैं, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देवता को हम क्या बोलते हैं? देखो, देवता को हम क्या क्या बोलते हैं? तो देवता को हम अमर बोलते हैं, देवता को सूर भी बोलते हैं, देवता को हम देव भी बोलते हैं, सुधाकर नहीं बोलते हैं। सुधाकर किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज छोड़ के चल रहा हूँ। अगर आपको केवल आंसर जानने हैं, आंसर क्या मैं डील नहीं कर पाऊँगा है ना अच्छे से, इसलिए छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न, अंचल। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? देखिए अंचल जो है वह किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल जी का ये अंचल जो है वह उपनाम है। ठीक है। प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर जो है वो किसकी कृति है? किसके द्वारा लिखी गई है? लल्लू लाल के द्वारा, सदा सुख लाल के द्वारा, सदल मिश्रा या फिर ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये प्रेम जो सागर है वो लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। आगे देखेंगे, अलंकारों के मुख्य भेद होते हैं, यानी कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? देखिए सभी जानते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आगे देखेंगे, दी गई पंक्ति के प्रश्न ही देख लेते हैं ना। देखिए प्रश्न, दी गई पंक्ति में छंद बताइए। सुन सिय सत असीस हमारी, पुज ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? देखिए इसमें कौन सा छंद है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आचार्य भरत की रस सूत्र की उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? किसने की है अनुमितिवाद की स्थापना? आचार्य शंकुक ने की है। किसने की है? आचार्य शंकुक ने की है। आगे देखेंगे, निश्चल का संधि विच्छेद है। देखिए निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निधन चल होता है ना। क्या होता है? निधन चल बराबर निश्चल होता है। 26 नंबर का ए सही हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा पहले से 4 दिख रहा है तो ये किस में आ जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे,
28 नंबर प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ जो है वह किस प्रकार का स्वर है? अग्र है, पश्च है, मध्य है? देखिए, अग्र होता है, पश्च होता है और मध्य होता है ना। अब यहाँ पर पश्च विपरीत है, अग्र समृत, अग्र विपरीत या फिर पश्च विपरीत, पश्च समृत किसके अंतर्गत है? तो देखिए, ऊ जो है वह पश्च स्वर है ना। और पश्च स्वर है और ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम होंठ को किस ओर ले जाते हैं? आगे की ओर, है ना। आगे की ओर जब हम ले जा रहे हैं और ऊ जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मुख है ना, वो संकरा हो जाता है, गोल हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, ठीक है। वृत्त के आकार का तो बनता है लेकिन खुला रहता है। विवृत्त किसे कहेंगे? बंद हो जाएगा, है ना, तब हम विवृत्त कहेंगे, ठीक है। तो ये पश्च समृद्ध है, खुला है। ऊ को जब हम उच्चारण करते हैं तो खुला रहता है हमारा मुंह, इसलिए हम इसे क्या लेंगे? पश्च समृद्ध के अंतर्गत लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? देखिए, बहुत ही सिंपल है, इसको आप कमेंट कर सकते हैं लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ। यदि वह जाता हो तो मैं भी जाता। यदि वह जाता हो तो मैं भी जाता, भूतकाल की बात कर रहा है। वह जाता तो मैं भी जाता, यानी कि ये पहले से हो चुका है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मान लो कि राम यहाँ पर है और एक श्याम है, तो राम बोल रहा है कि अगर श्याम जाता तो मैं भी जाता, है ना। मतलब ये काम पहले हो चुका है, तो ये काम पहले हो चुका है मतलब किस में आ गया? भूत के अंतर्गत आ गया है। मोहिनी खाती होगी, ये तो भविष्य में चला गया, ये नहीं होगा। उसने खाया है, तो ये जस्ट हुआ मतलब वर्तमान है ना। मोहन ने पढ़ा, तो ये भी क्या है? वर्तमान है। तो यहाँ पास भूत कौन सा हो गया? ऑप्शन ई हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लास्ट प्रश्न पहले टेस्ट का, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? करते हैं से यदि पता चल रहा है कि ये भविष्य काल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, भूतकाल में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पहला मॉक टेस्ट। इसमें हमने इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लेंगे क्योंकि वो टाइम टेकिंग है ना। अब मोबाइल में मैं जो रीजनिंग है उसको नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए, अगर ये वाली सीट आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के मतलब अगली वीडियो में मैं टेलीग्राम में एक चैनल बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम का क्या नाम है। उसमें आप लोग जा कर के ये वाले PDF यानी कि जो मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट नहीं, मैं कम से कम 5 यानी कि मेरे पास जितने मॉक टेस्ट है उतने डाल दूंगा, ठीक है। वो देख लेना।